हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसके कारण? रेखीय आवेश के कारण। बच्चों, रेखीय आवेश का मतलब क्या होता है? एक लाइन, सीधी सी एक लाइन होगी जिसपे हम क्या करेंगे कि आवेश देंगे और उस रेखीय आवेश तो क्या बन जाएगा? रेखीय आवेश बन जाएगा। जैसे इस फ्रेम को आप देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर वीडियो में एक फ्रेम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक रेखीय आवेश है। ठीक है, ये जो लाइन है एक रेखीय आवेश है, रेखीय तार है, आप ऐसे समझिए। और इस फ्रेम को हम यहाँ पे भी ड्रॉ करते चलेंगे, क्योंकि फ्रेम तो मिलेगा नहीं एग्जाम में, आपको यही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक रेखीय आवेश है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? प्लस चार्ज दिया गया है। टिक 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 टिक, ये देखिए, ठीक है, प्लस चार्ज दे दिया गया है। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझो, अगर इस रेखीय आवेश से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि हर आवेश क्या निकालता है? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालता है। तो इस रेखीय आवेश के कारण देखिए, इधर भी, इस डायरेक्शन में 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 भी क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ अगर निकलेगा और उन रेखाओं को अगर पूरा कनेक्ट करके एक ऐसे सरफेस बनाया जाए तो क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा? एक बेलन। भाई इधर भी हर तरफ अगर निकल रहा है और इसे लाइन खींच दीजिए तो क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। तो यहाँ पे एक L लंबाई का तार है जिसपे कुछ आवेश Q आवेश दिया गया है। ये अपने चारों तरफ, ठीक है, एक चारों तरफ एक सरफेस बनाएगा और वो सरफेस कैसा होगा? बेलन के आकार का। तो हम लोग भी यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। पहली चीज कि आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर बच्चों एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है? P है, और इसी P पे एक छोटा सा हमने अल्पांश ले रखा हुआ है जिसका नाम दिया ds। क्या नाम दिया? ds। तो हर क्षेत्रफल का एक दिशा होता है। हर क्षेत्रफल का क्या होता है? एक दिशा होता है। दिशा क्या होता है? उस क्षेत्रफल से एकदम अभिलंबवत एक लाइन होती है और वही लाइन उसकी दिशा कहलाती है। ये सारा चीज अभी आने वाले व्यंजक में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आने वाले व्यंजक में ये सब कुछ काम आने वाला है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अगर हर क्षेत्रफल का एक दिशा होगा तो इस ds का दिशा क्या होगा? इसके अभिलंबवत एक लाइन होगी जिसको हम ds वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ds वेक्टर। कैसे? देखिए, जैसे यहां पे एक बिंदु P है, ठीक है, यहां पे एक अल्पांश लिया ds, तो इसका दिशा होगा, दिशा क्या होगा? इस ds का, इस छोटे से क्षेत्रफल का परपेंडिकुलर लाइन, मतलब अभिलंबवत लाइन। देखिए, एक क्षेत्रफल है, इसका दिशा क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर। ठीक, ये एक हाथ है, ठीक है, इस हाथ का दिशा क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर। तो आप बताइए बच्चों, ये छोटा सा अल्पांश है तो इसका दिशा क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर। अगर इसको ऐसे मैं कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो देखिए ये दिशा किधर जा रहा है? उधर। तो यहाँ पे ds वेक्टर हो गया। ठीक, और इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होगा? भाई इस ds पे तीव्रता क्या होगा? देखिए, यहां से जो लाइन निकलेंगी तो ये तो ऐसे बेध करके जाएंगे, तो ये भी ऐसे। ठीक है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा वही होगी। तो बच्चों यहां पे बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है, जो हम थीटा लेते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? देखा ओके का ना बता LB। देखिए, तो ds और E एक ही डायरेक्शन में है, इधर ds है बच्चों और इधर E भी है।
तो आप बताइए कि इन दोनों के बीच थीटा कितना है? इन दोनों के बीच थीटा कितना है? 0। अगर मान लीजिए ds इधर होगा, e इधर होता तो थीटा कुछ ना कुछ होता, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच जो थीटा है वो क्या है? 0 डिग्री। चलिए इसका उपयोग अभी हम लोग आगे करेंगे। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया है, ठीक है। एक बेलन है, एक रेखीय आवेश है और r दूरी पर इस तार से बीच से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे एक हमने ds अल्पांश लिया हुआ है और जिसकी दिशा ds वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में है। एक टर्म यहाँ पे और हम लोग समझेंगे रेखीय आवेश घनत्व का। बच्चों देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व प्यारे बच्चों प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश जो है ना उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए लेमडा से। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, तो जो आवेश है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यहां से देखिए Q बराबर हम लिख सकते हैं, Q बराबर ये इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल, यहां से लेमडा इंटू एल। समीकरण 1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर से ठीक है, बीच से आप लिखेंगे, बीच से r दूरी पर बच्चों, r दूरी पर हमको क्या निकालनी है? r दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु, आप बोलते भी रहिए, एक बिंदु क्या है? P है जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब आपको देखिए, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। हमें क्या करेंगे कि आपको पता है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लेके चलेंगे बच्चों। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स पे एक लेक्चर भी है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। विद्युत फ्लक्स बराबर हम लिखते हैं समाकलन E वेक्टर इंटू ds वेक्टर बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको E इंटू dx को कभी अगर देखा होगा कि a वेक्टर इंटू b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर वेक्टर हमने हटाया डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या होता है बच्चों? एक फार्मूला होता है a b cos थीटा, ये भी cos थीटा। तो यहाँ पे अगर इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? देखो समाकलन लगाया और E ds cos थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा आया ना, जो कि मैं पहले ही बताया हूं कि थीटा क्या होता है? E और ds के बीच का कोण होता है, और जो पहले मैं बता चुका हूं कि थीटा यहाँ पे क्या है? 0 है। तो बताइए कि अगर मैं थीटा 0 ले लेता हूं, यहाँ पे करते हैं, थीटा अगर 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा? थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है? आपको याद होगा cos 0 1 होता है। तो यहाँ पे चलिए cos 0 तो 1 हो गया, हम लिखेंगे समाकलन E ds। बच्चों E को कॉमन ले लीजिए, तो E समाकलन ds। अब कई बच्चों को देखिए यहां भी नहीं समझ में आता है कि भाई समाकलन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास x लंबाई का एक तार है, क्या है? x लंबाई का एक तार है। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया dx, तो अगर dx का हम समाकलन करें, dx का समाकलन करें तो ये टोटल लंबाई दे देती है, क्या दे देगी? x दे देगी, ठीक है। क्या देगी? x देगी। अगर छोटे से अल्पांश का समाकलन किया जाए तो टोटल लेंथ हमको मिल जाता है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे जो समाकलन है ds है, ds क्या है? छोटा सा अल्पांश है। तो अगर इस ds का हम लोग समाकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा? टोटल हमको s यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। छोटे से क्षेत्रफल का आप समाकलन करिए, टोटल आपको
क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए इस बेलन में एक ds है, ds समाकलन करेंगे तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो कि होता है बच्चों 2 पाई r इंटू एल। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E इंटू इतने के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई r l। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हमको मिल गया, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्यों, क्योंकि जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है। अब देखिए फाई ई हमने गॉस प्रमेय तो पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। क्या होता है, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ में जो आवेश के कारण फ्लक्स होता है वो होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई के जगह पे हम लोग क्या लिखें, फाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए बच्चों, इसको यहां से हमको निकालना क्या है, ई निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है। तो ई हमको निकालना है, तो ई को एक साइड करेंगे और बाकी को एक साइड। तो इधर आपका आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, और उधर हो जाएगा आपका ई। ये हो गया। ठीक, हम लिख सकते हैं ई बराबर अच्छा, इसको यहाँ पे एक चीज और देखिए कि Q बराबर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों समीकरण 1 में देख लीजिए Q बराबर लेमडा एल है। तो यहाँ भी देखिए E को मैं पहले लिख लिया हूँ, Q की जगह पे लिखता हूँ लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, और यहाँ से देखिए L और L कैंसिल। क्या हो गया, L और L कैंसिल। ठीक है, अब देखिए E बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए सजा के इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो लिख सकते हैं 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, 2 पाई पहले लिख देता हूं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा, ऊपर क्या बचा है, एक लेमडा भी बचा है, तो लेमडा बटे आर। ये है आपका व्यंजक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको एक स्टेप और आगे आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। कई बुक में लिखा होता है कि अगर नीचे भी 2 से गुणा कर दिया जाए, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया जाए, ये तो हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर। ये है व्यंजक आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये किसका व्यंजक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कितना हो गया, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि इस फ्रेम का जो हमने थोड़ा सा छोटा सा सेटअप बनाया है, इसका भी मदद आपको मिला होगा। और अगर इसी प्रकार का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हर लेक्चर में हम चाहते हैं कि आपको किसी न किसी फ्रेम से, किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको चीज़ें अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और खासकर MP बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने 12th वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।